हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूं आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th के साइंस की, और जैसा कि हम यहाँ पर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो आज के सेशन में हम 2020 का जो क्वेश्चन पेपर है यानी 2020 में जो प्रश्न पत्र आया है उसको हल करेंगे, और उसमें हम केमिस्ट्री पार्ट के जितने भी आपके चैप्टर आए हैं साइंस में, ठीक है ना, उनको हल करेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की ओर। तो बच्चों, आज के सेशन में 2020 का हम विज्ञान का प्रश्न पत्र देख रहे हैं। यहाँ पर विज्ञान सैद्धांतिक यानी कि थियोरेटिकल जो आपका एग्जाम आता है, पेपर आता है, वो किस प्रकार से है वो हम देख रहे हैं। ठीक है, तो समय है 3 आवर्स यानी कि 3 घंटे का समय मिलेगा। मैक्सिमम मार्क्स आपके 80 होते हैं। आपके साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों आपका आता है। ठीक है, एक साथ। निर्देश आपको क्या क्या दिए गए हैं? इस प्रश्न पत्र में कुल 30 प्रश्न हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। पहला 30 क्वेश्चन मिलेंगे। 30 के 30 क्वेश्चन आपको करने हैं, कंपलसरी हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए नियत अंक उसके सम्मुख दर्शाए गए हैं, यानी कि जितने मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो उसके सामने लिखा गया है। प्रश्न संख्या 1 बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न संख्या 2 से 6 तक 1 अंक के प्रश्न है। प्रश्न संख्या 7 से 15 तक 2 अंक के प्रश्न हैं। 16 से 24 तक 3 मार्क्स के होंगे, और प्रश्न संख्या 25 से 30 तक क्या होंगे? 4 नंबर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे जो केमिस्ट्री के जो चैप्टर हमने किए हैं, पढ़े हैं, उनमें से क्या क्या प्रश्न आए हैं वो हम देखेंगे। ओके, पहला क्वेश्चन है, इस प्रश्न के प्रत्येक खंड के उत्तर में 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। जो आपको आंसर शीट मिलेगी बच्चों, उसमें सिर्फ आंसर्स आपको लिखने हैं। तो वही यहाँ पर बताया गया है कि जो यहाँ पर एमसीक्यूज दिए गए हैं उनके लिए 4 ऑप्शन है। 4 में से एक कोई सही होगा, और उसको आपने अपनी नोटबुक में या जो आपकी आंसर शीट है उसमें लिखना है। ठीक है ना। पहला है इसका क, ये केमिस्ट्री का है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र लिखिए। ठीक है, या सूत्र है, कौन सा है? फर्स्ट है CH3COOH, सेकंड है NH4OH, थर्ड है H2SO4 और फोर्थ है NaCl। ठीक है, तो ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड है, ये NaCl है, ये आपका क्या है? इथेनोइक एसिड। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड कौन सा है? सेकंड है। क्लियर? सेकंड, ये भी आपका केमिस्ट्री का है। किसी विलयन का पीएच स्केल प्रदर्शित करता है। तो पीएच स्केल का वो क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन आप कहते हैं, या हाइड्रोजन आयन का सांद्रण, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। ओके, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? एक उदाहरण दीजिए। अभिक्रियाशीलता के आधार पर धातुओं को कितने वर्गों में विभाजित किया जा सकता है? नाम लिखिए। ये प्रश्न 2-2 मार्क्स में आए हैं। इसके अलावा निम्न का पूरा नाम लिखिए, ओटेक और CFC। ठीक है। 16 है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो जो रिएक्शंस दी गई हैं इनको बैलेंस करना है और सही से लिखना है। जो सही रिएक्शन होती है वो देना है। ठीक है, क है 4Na+O2 इज इक्वल टू 2NaO। ख है आपका Fe2O3+2Al, Al2O3+Fe, और NaOH+Zn gives Na2ZNO+H2। ओके, और इसके और में आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, यानी या तो आपको ऊपर वाले करने हैं 16th में, या तो आपको ऊपर वाले पार्ट करने हैं, या फिर आपको ये करना है क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखनी है। मर्क्यूरिक ऑक्साइड को गर्म किया जाता है तब क्या होता है? जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ गर्म किया जाता है, फिर क्या प्रोडक्ट बनते हैं? और आयरन ऑक्साइड की एल्यूमिनियम से क्रिया होती है तो क्या प्रोडक्ट आता है? ओके, और 17th क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित तत्वों में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कोशों में लिखिए। कोशों यानी KLMN, इनमें आपने बताना है कि कितने कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। आपका है एल्यूमिनियम जिसका परमाणु क्रमांक 13 है, मैग्नीशियम 12 परमाणु क्रमांक, सोडियम 11 परमाणु क्रमांक। ओके, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। 18th क्वेश्चन है, एक्वारेजिया निर्माण में किन किन अम्लों का प्रयोग होता है तथा उनका अनुपात कितना होता है? एक्वारेजिया की एक विशेषता लिखिए। तो एक्वारेजिया को प्रिपेयर किस किस एसिड से किया जाता है और उन एसिड को किस रेशियो में लिया जाता है वो बताना है। साथ ही उसकी आपको क्या करना है? एक कैरेक्टरिस्टिक बतानी है। प्रकाश की दिशा में पादप की अनुक्रिया होती है। ये आपका बायो का क्वेश्चन है 1920। ठीक है, इसके बाद आगे भी आपके कुछ बायोलॉजी के क्वेश्चंस आए हैं, देन फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन
आगे है 25th, 2 उत्कृष्ट गैसों का नाम लिखिए, यानी नोबल गैसेस जो हैं। ख है उसी में मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने में कौन सा मापदंड अपनाया। ग है एल कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। और घ है सोडियम इथॉक्साइड का रासायनिक सूत्र लिखिए। 26th क्वेश्चन है ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया की परिभाषा दीजिए, यानी कि ये अभिक्रियाएं क्या होती हैं और दोनों के एक एक उदाहरण भी दीजिए, यानी विद एग्जाम्पल आपको एक्सप्लेन करना है। ओके, और में इसका आपको क्वेश्चन मिला है क निम्न के रासायनिक सूत्र एवं उनके उपयोग लिखिए। धोने का सोडा, वॉशिंग सोडा या धावन सोडा जिसे कहा जाता है, और सेकंड है बेकिंग सोडा। ख है आपका धातुओं एवं अधातुओं में दो अंतर लिखिए। गिव 2 डिफरेंसेस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। धातु अधातु आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है चैप्टर में, तो उनमें सिर्फ 2 ही अंतर लिखने हैं। आपने तो कितने सारे अंतर याद कर रखे हैं। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन पेपर था 2020 का। इसके हमने केमिस्ट्री के जो चैप्टर्स हैं उनके क्वेश्चंस देखे कि क्या क्या प्रश्न 2020 के प्रश्न पत्र में पूछे गए हैं। ठीक है, अब देखते हैं उनके आंसर्स। वर्षा के जल का पीएच मान, एक क्वेश्चन ये भी है। सेकंड क्वेश्चन, वर्षा के जल का पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो वह क्या कहलाती है। तो हमने पीएच स्केल देखा है जहां पर 7 14 तक का ये स्केल होता है। ठीक है, 7 से नीचे अगर पीएच आता है तो वो क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। जिस भी सोल्यूशन का 7 से नीचे पीएच होगा, 7 से नीचे पीएच मान आएगा तो वो अम्लीय होंगे, और वहीं 7 से ऊपर पीएच आएगा तो क्या होंगे, क्षारीय होंगे। ठीक है, और आपका क्या होता है, जैसे जैसे पीएच का मान ज्यादा होगा वो उतना प्रबल क्षार होता है, और पीएच का मान जितना कम होगा वो उतना स्ट्रॉन्ग क्या होगा, एसिड होगा, यानी कि अम्ल होगा। ओके, ये हमने देखा है। तो यहाँ पर क्या कहा है, वर्षा के जल का मान कितना हो रहा है बच्चे, 5.6 हो रहा है। तो 5.6 लाया करेगा आपका यहाँ, 7 से कम में कहीं लाया करेगा, 6 और 5 के बीच में करेगा। ठीक है ना, तो 7 से कम हो रहा है, यानी वर्षा किस प्रकार की हो रही है, अम्लीय वर्षा हो रही है। ठीक है, तो इस प्रकार की वर्षा जब पीएच मान पानी का जल का कितना हो जाएगा, 5.6 हो जाएगा, या आप कहेंगे कि कम हो जाएगा, तो उससे क्या होता है, उस प्रकार की वर्षा को अम्लीय वर्षा कहा जाता है। ओके, चलिए, वर्षा के जल का पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। ये उत्तर है आपका। अम्लीय वर्षा का जल जब नदी में प्रवाहित होता है तो नदी के जल का पीएच मान कम हो जाता है। ऐसी नदी में जीवधारियों का रहना कठिन हो जाता है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 जो कि केमिस्ट्री का है। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण भी दीजिए। तो संयोजन अभिक्रिया जैसे आपको नाम से ही पता चला है, कॉम्बिनेशन में क्या है, कंबाइन है। संयोजन में क्या है, संयोग है, यानी कि जुड़ रहे हैं। और कौन जुड़ रहे हैं, रिएक्टेंट आपस में जुड़ करके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। इसी को क्या कहा जाता है, संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। और इसका एग्जाम्पल भी हम यहाँ पर देखेंगे। जिस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक, जिसको मैं क्या कह रही हूँ, रिएक्टेंट, किसी एक उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, क्या कहा गया, जब किसी भी केमिकल रिएक्शन में 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट होंगे और वो रिएक्टेंट आपस में जुड़ करके एक प्रोडक्ट बना रहे होंगे, एक प्रोडक्ट का क्या कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं वहां पर, तो उसको क्या कहा जा रहा है बच्चे, संयोजन अभिक्रिया यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। एग्जाम्पल है जब कली चूना और जल आपस में अभिक्रिया करते हैं तो बुझे चूने का निर्माण होता है। इसे निम्नलिखित समीकरण द्वारा दिखाया जा सकता है। तो CaO + H2 कितने, 2 रिएक्टेंट है, R1 रिएक्टेंट 1 और R2, दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं, एक प्रोडक्ट बना रहे हैं CaOH का होल टॉइस। A क्यों लिखा है ब्रैकेट में, AQ का मतलब है एक्वस मीडियम बन रहा है। ठीक है, पानी क्योंकि उसमें जा रहा है,
AQ का मतलब होता है एक्वस, एक्वस यानी वाटर, वाटर प्रेजेंट है वहां पर। तो वाटर ऑब्वियसली प्रेजेंट है क्योंकि जो हमारा रिएक्टेंट 2 है वो वाटर ही तो है। और क्या है, ये लिक्विड स्टेट में है, L यहाँ पर ब्रैकेट में दिया गया है, मतलब लिक्विड स्टेट। CaO सॉलिड स्टेट में, ओके। तो CaO रिएक्ट करके H2O के साथ, जो कि दो रिएक्टेंट है, CaOH का होल चॉइस दे रहा है, जो कि एक प्रोडक्ट है। इस प्रकार से क्या हो रही है, आपकी संयोजन अभिक्रिया हो रही है। ये संयोजन अभिक्रिया हम वाटर और आपका कार्बन डाइऑक्साइड के केस में भी देखते हैं, जब इनका क्या होता है, प्रोडक्शन होता है, या जब कार्बन और ऑक्सीजन मिल करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाती हैं, तो यहाँ पर भी दो रिएक्टेंट मिल करके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, और H2 और O2 मिल करके H2O बना रहे हैं, ये भी एक प्रोडक्ट बन रहा है। तो दो रिएक्टेंट मिल करके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, यानी क्या हो रहा है, कंबाइन हो रहे हैं, आपस में संयोग हो रहा है, इसीलिए क्या कहा गया, इसको संयोजन अभिक्रिया कहा गया है। ओके, चलिए नोट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिक्रियाशीलता के आधार पर धातुओं को कितने वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, नाम लिखिए। ठीक है, तो बच्चे हमने क्या पढ़ा था, हमने एक चैप्टर पढ़ा था जहां पर हम क्या कर रहे थे, धातुओं का निष्कर्षण कर रहे थे। हमने कहा कि खुदाई के बाद कुछ तो पत्थर मिले जिनमें की संभावना थी आपके धातुओं के पाए जाने की, तो हमने उनका क्या किया, स्टार्ट, उनका सांद्रण किया, फिर सफाई की, फिर वहां से भर्जन, निस्तापन, अलग अलग विधियों के द्वारा धातुओं को वहां से निष्कर्षित किया। इस प्रक्रिया में हमें पता चलता है कि जो आपकी धातुएं होती हैं वो उनकी अभिक्रियाशीलता के आधार पर तीन प्रकार की होती हैं। और तीन प्रकार की कौन कौन सी थी, कुछ धातुएं ऐसी थी जो बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील थी, जो कि नॉर्मल कंडीशंस पे भी इजीली रिएक्ट कर रही थी। कुछ धातुएं ऐसी थी जिनको कि हमें क्या देना पड़ रहा था, थोड़ा तापमान देना पड़ रहा था अभिक्रिया कराने के लिए, या एक्स्ट्रा कुछ कंडीशंस देनी पड़ रही थी। और तीसरे प्रकार की अभिक्रिया ऐसी थी कि जो कि बहुत कम अभिक्रियाशील थी, बहुत ज्यादा तापमान या फिर बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस पे भी ले जाकर बहुत कम मात्रा में वो क्या कर रही थी, अभिक्रिया कर रही थी। तो अभिक्रियाशीलता के आधार पर धातुओं को तीन वर्गों में विभाजित किया जाता है, और वो तीन वर्ग आपके क्या क्या है, उच्च प्रतिक्रियाशीलता की धातु या अत्यधिक प्रतिक्रियाशील धातु जिन्हें कहा जाता है, मध्यम प्रतिक्रियाशीलता की धातुएं या मध्यम प्रतिक्रियाशील, कम प्रतिक्रियाशील धातु या कम प्रतिक्रियाशील धातु। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे कम प्रतिक्रियाशीलता की धातुएं या कम प्रतिक्रियाशील धातु। ओके, यानी कि कुछ होंगी जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होंगी, कुछ होंगी जिनकी रिएक्टिविटी मिडिल में आएगी, और कुछ ऐसे होंगे जो कि लीस्ट रिएक्टिव होंगे। ओके, फिफ्टींथ क्वेश्चन है, राइट फुल नेम ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि यहाँ पर आपको एब्रीविएशंस दी गई हैं और इनकी आपको फुल फॉर्म लिखनी है। पहला है ओटेक या OTEC, और दूसरा है CFC। ठीक है, तो ओटेक का फुल फॉर्म होता है ओशन थर्मल एनर्जी कंजर्वेशन, और वहीं पर CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है। ओके, 16th है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। क्या करना है, यहाँ पर रिएक्शंस दी गई हैं और इनके लिए बैलेंस रिएक्शन लिखनी है। ठीक है, पहला है 4Na प्लस O2 2NaO। ठीक है, तो जब सोडियम और ऑक्सीजन की अभिक्रिया होती है तो आपका Na2O यहाँ पर बनेगा, 2Na2O। ओके, 4Na प्लस O2 2Na2। तो दोनों जगह आपको दिख रहा है कि सोडियम 4 है उसके और ऑक्सीजन 2 होगी। ठीक है, Fe2O3 प्लस 2Al बना रहे हैं आपका एल्यूमिनियम, क्या कर रहा है, आयरन को वहां से हटा रहा है, Al2O3 बना रहा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और साथ में आयरन अलग हो रही है। तो आयरन के 2 आ जाएंगे, तो 2Fe आप यहाँ पर लिखिए। ओके, Fe2Al Al2O3 2Fe। Zn प्लस
2NaOH gives Na2 ZnO2 प्लस H2। ओके, ये बैलेंस रिएक्शन हो जाएंगी तीनों। चलिए 3 मार्क्स में आया है, यानी कि एक जो आपका एक बैलेंस करेंगे रिएक्शन तो 1 मार्क्स आएगा, तीनों को बैलेंस करेंगे तो 3 मार्क्स आएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये और में आया है, इसी में क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखे, यानी कि ये बताना है आपको कि क्या होता है और उसके लिए आपको सिर्फ रासायनिक अभिक्रियाएं देनी है। तो पहला है क्या होता है जब मर्क्यूरिक ऑक्साइड को गर्म किया जाता है। तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड को गर्म करेंगे तो वो मर्क्यूरी और ऑक्सीजन में क्या हो जाता है, टूट जाता है। ओके, 2HgO प्लस हीट यानी कि ऊष्मा दे रहे हैं गर्मी, तो क्या मिल रहा है 2Hg मर्करी और साथ में ऑक्सीजन अलग हो रही है। ओके, तो इस प्रकार से आपका क्या हो रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। अब रिएक्शन आपको डायरेक्ट ऐसे भी दे सकता है और आपको पूछ भी सकता है। यहाँ पर तो चूंकि आपको सिर्फ समीकरण इक्वेशन लिखनी है, लेकिन इसके अलावा आपको क्या हो सकता है कि लिखने के लिए आ सकता है। तो वहां पर आप क्या बताएंगे, मर्क्यूरिक ऑक्साइड को जब गर्म किया जाता है या ऊष्मा दी जाती है तो वो मर्करी तथा ऑक्सीजन में क्या होता है, टूट जाता है। ओके, या उसका वियोजन वहां पर मर्करी और ऑक्सीजन के रूप में हो जाता है। क्या होता है जब जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ गर्म किया जाता है, तो जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ गर्म करेंगे तो वो क्या होगा, जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड में अलग अलग हो जाएगी। ठीक है, यानी प्रोडक्ट क्या आ रहा है, तो जिंक आ रहा है और दूसरा कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, थर्ड आपका ग क्या होता है जब आयरन ऑक्साइड, जो कि थर्ड है कि एल्यूमिनियम से क्रिया होती है, तो आयरन ऑक्साइड थर्ड ऑक्साइड की एल्यूमिनियम से अभिक्रिया इसी में आ रखी थी पहले, जो आपको बैलेंस करने के लिए दी गई थी, जहां पर एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बन रहा था और आयरन अलग हो रही थी। ठीक है, तो क्या होता है Fe2O3 प्लस Al क्या बनाता है, Fe अलग हो जाता है आयरन प्लस Al2O3 और साथ में हीट निकल रही है, ऊष्मा। ओके, चलिए नोट करिए तीनों रिएक्शन। निम्नलिखित तत्वों की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कोशों में लिखिए। तो कोशों में लिखने हैं आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Al, जिसमें कि 13 परमाणु क्रमांक 13 है और उदासीन अवस्था में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 13 होगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, K में आपके कितने आते हैं 2, L में कितने आते हैं 8, बचे कितने 3 बचे, तो वो किस में आ जाएंगे, M में आ जाएंगे। ठीक है, तो KLM। ओके, देन है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12, यानी इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 12। K में आपके कितने आते हैं 2, कैसे निकालते हैं, 2n² से सिखाया था, 9th में भी किया है आप लोगों ने। L में मैक्सिमम 8 आ सकते हैं, M में अब बचे कितने, 2 इलेक्ट्रॉन तो बचे हैं, तो वो M में आ जाएंगे। ओके, देन है आपका सोडियम, 11 है परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 11 होगी, K में 2, L में 8, M में 1। ओके, 1। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ये किसका, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम का। ओके, चलिए नोट करिए। फॉर्मूला क्या होता है, 2n² होता है। ठीक है, जहां पर n इज इक्वल टू nth नंबर ऑफ शेल, यानी कि कौन से नंबर की शेल है ये बताता है। क्वेश्चन नंबर 18, एक्वारेजिया निर्माण में किन किन अम्लों का प्रयोग होता है तथा उनका अनुपात कितना होता है, एक्वारेजिया की एक विशेषता लिखी। ठीक है,
तो एक्वारेजिया आपका बनता है नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। एक्वारेजिया 1:3 के अनुपात में केंद्रित नाइट्रिक एसिड यानी HNO3 और केंद्रित हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl का मिश्रण है। एक्वारेजिया की विशेषता क्या है? यह एक पीला नारंगी फ्यूमिंग तरल है और यह महान धातुओं सोने और प्लेटिनम को भंग कर सकता है। ओके, चलिए नोट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दो उत्कृष्ट गैसों का नाम लिखिए। तो उत्कृष्ट गैसें कौन सी है? पीरियडिक टेबल आपने पढ़ी है। तो वर्ग 18 के जो तत्व हैं जिनको शून्य वर्ग भी कहा जाता है, जीरो ग्रुप, उसमें जो एलिमेंट्स हैं आपके 6, कौन कौन से? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनन और रेडॉन। ठीक है, तो वो सारे क्या कहलाती हैं? अक्रिय गैसें भी कहलाती हैं या उत्कृष्ट गैसें भी कहलाती हैं। और क्यों कहलाती हैं? क्योंकि उनका अष्टक पूरा होता है, जिसके कारण वो स्थायी होते हैं और अभिक्रिया नहीं करते हैं, इसीलिए उनको अभिक्रिया नहीं कर रहे हैं, तो निष्क्रिय, अक्रिय या उत्कृष्ट गैसें कहा जा रहा है। ओके, तो दो नाम लिखने या इतने 6 आपके हैं गैसेस, इनमें से कोई भी 2 नाम आप लिख लेंगे। ओके, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनन और रेडॉन। आवर्त सारणी के शून्य वर्ग में या जिसको वर्ग 18 भी कहा जाता है, उसमें 6 तत्व हैं। चूंकि इनका क्या होता है बच्चे, यहाँ पर सिर्फ आपको नाम बताना है, फिर भी पूछा भी जा सकता है कि उनको अक्रिय गैसें क्यों कहा जा रहा है। तो क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि अष्टक पूरा है, स्थायी है परमाणु, तो वो किसी से अभिक्रिया नहीं करता है, इसलिए निष्क्रिय है। ओके, मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने में कौन सा मापदंड अपनाया था? तो मेंडलीव ने क्या किया था बच्चे, उन्होंने अपनी आवर्त सारणी को परमाणु द्रव्यमान जो होता है उसके बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया था। तो मेंडलीव ने अपनी सारणी में तत्वों के उनके मूल गुणधर्म, परमाणु द्रव्यमान तथा रासायनिक गुणधर्मों में समानता के आधार पर व्यवस्थित किया था। यानी बेस उन्होंने किसको बनाया था? परमाणु द्रव्यमान को ही बनाया था। ओके, और इसके बढ़ते हुए क्रम में उन्होंने क्या किया था? व्यवस्थित किया था। ओके, चलिए नोट करेंगे। तो बच्चों, उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के सेशन में हमने 2020 का प्रश्न पत्र हल किया है और 2020 में जो साइंस में आपके केमिस्ट्री चैप्टर से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको हमने यहाँ पर हल किया कि किस प्रकार से आप उनका आंसर लिखेंगे। ओके, इसी प्रकार से अगर ये प्रश्न आएंगे तो आप इनका उत्तर लिख लेंगे। आने वाले सेशन में फिर से कुछ नए प्रश्नों के साथ आएंगे और तब तक आपने अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहना है। कोई डाउट होगा, प्रश्न होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।